ट्रंप की सरकार बनने वाली है। जनवरी में ट्रंप शपथ लेंगे। ट्रंप की जीत कई देशों के लिए शुभ संकेत है, तो कई देशों के लिए खतरे की घंटी भी बताई जा रही है। आखिरकार ट्रंप को लेकर हलचल क्यों बढ़ गई है? क्यों मुस्लिम देशों में बेचैनी ज्यादा है? आखिरकार अमेरिका में दोबारा से ट्रंप की वापसी का मतलब क्या है? इसी बीच भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को ट्रंप ने दी है बड़ी जिम्मेदारी। क्या इससे भारत और अमेरिका के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे? आज इन्हीं मुद्दों पर एक सर्वे हम लेकर आए हैं और ये सर्वे आप तक बताएगा, पहुंचाएगा कि क्यों और कौन कौन से वो मुस्लिम देश हैं जिनमें बेचैनी बढ़ी है। ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने से खाड़ी क्षेत्र के इस्लामिक देशों में हलचल तेज हो गई है। खाड़ी में जारी संघर्ष के बीच में सोमवार को सऊदी अरब में एक महत्वपूर्ण अरब इस्लामिक सम्मेलन किया गया। इसमें 50 से ज्यादा देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा सभी इस्लामिक देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट करना था। सऊदी अरब समेत कई देशों ने इजरायल के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की। हालांकि इस बैठक में शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान नहीं पहुंचे। उन्होंने इसकी वजह अपनी व्यस्तता को बता दिया। इस सम्मेलन में सभी इस्लामिक देशों ने पहली बार लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई है। सभी देशों ने इजरायल के हमलों को तुरंत ही रोकने की अपील भी की है। यानी इधर ट्रंप का जीतना, उधर मुस्लिम कंट्रीज में बेचैनी बढ़ जाना, फिर ये मीटिंग बुलाना, ये सब कुछ क्या इंडिकेशन है, यही जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ डेटा आपके सामने रखना है। अरब मुस्लिम देशों की बैठक में क्या ट्रंप के जीतने के बाद ये बेचैनी बढ़ गई है? ये सवाल बहुत से अलग अलग तरीके से उठ रहे हैं और इन सवालों का मतलब क्या है, इनका मायने क्या है, एक एक करके हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो यहाँ बिग वॉल पर ग्राफिक्स जो आपके सामने आएगा वो बताएगा कि हलचल क्यों बढ़ गई है। अरब मुस्लिम देशों की बैठक क्या ट्रंप के डर से हुई है? ये बड़ा सवाल है। अरब मुस्लिम देशों की जो बैठक है क्या डोनाल्ड ट्रंप से डर के बाद हुई है? इसमें अरब मुस्लिम देशों की बैठक को लेकर अलग अलग रीजंस कहे जा रहे हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, हाँ, नहीं या फिर कह नहीं सकते। अब इसमें क्वेश्चन का आंसर जो सर्वे में निकलकर सामने आ रहा है उसमें 52% लोगों का मानना है कि हाँ ऐसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद ये डर और बेचैनी बढ़ गई है, इसीलिए मीटिंग हुई। जबकि 48% लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि इधर ट्रंप जीते और उधर अचानक से बेचैनी बढ़ जाए। अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। जबकि 0% लोग ऐसे रहे, यानी कि ऐसा किसी ने नहीं कहा कि हम कह नहीं सकते। यानी 52% हाँ की तरफ इशारा करते हैं, 48% कहते हैं कि नहीं, हम इस बारे में ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं मानते। अब अगला सवाल आ जाइए जो इन दिनों बहुत तेजी से पूछा जा रहा है या फिर सामने आ रहा है, तो ये सवाल हमने भी पूछा। सवाल ये कि क्या ट्रंप सरकार मुस्लिम देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है? तो ये सवाल लेकर भी हम लोगों के बीच में गए। इसको लेकर भी बाकायदा हमने सर्वे किया। इसमें भी 3 ऑप्शन थे, हाँ, नहीं या फिर कह नहीं सकते। क्या वाकई ट्रंप सरकार मुस्लिम देशों के लिए चुनौती है? तो अब जवाब में क्या आया है ये परसेंटेज आपको बताएगा। ऐसा लगता है सर्वे में कि हाँ, लोग इस बात को मान रहे हैं कि ट्रंप सरकार जो होगी वो मुस्लिम देशों के लिए बड़ी चुनौती लेकर आने वाली है और इसीलिए 55% लोग कह रहे हैं हाँ ये चुनौती है और मुस्लिम देशों में इसीलिए बेचैनी है। जबकि 45% कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और किसी तरह की कोई बेचैनी है नहीं। और 0% लोग ऐसा कह रहे हैं कि यानी कि किसी ने इस पर रिएक्ट इस तरीके से नहीं किया कि हम कुछ कह नहीं सकते। 2 ही इसमें ऑप्शन निकलकर सामने आए। एक वो जो कह रहे हैं ट्रंप सरकार मुस्लिम देशों के लिए चुनौती है और इन्हीं चुनौतियों से पार पाने के लिए उधर मीटिंग्स चल रही हैं। जबकि 45% लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, सबकी अपनी सरकार अपने देशों में चल रही है और ट्रंप यहाँ कोई चुनौती नहीं खड़ी करने वाले। अब तीसरे सवाल पर आ जाइए। तीसरा कौन सा बड़ा सवाल है जो इन दिनों ट्रंप के जीतने के बाद से चर्चा में है? ट्रंप के जीतते ही सऊदी अरब में क्यों लगा 50 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं का जमावड़ा? इसको लेकर लोगों की राय क्या है ये हमने जानने समझने की कोशिश की। ऑब्वियस सी बात है, मुस्लिम देशों में अगर बेचैनी बढ़ी तो मुस्लिम नेताओं की बैठक भी इशारा करती है। इसमें कुछ ऑप्शंस हमने रखे। पहला ऑप्शन ये कि इजरायल के खिलाफ एकजुट होने के लिए क्या ये सब इकट्ठा हुए। दूसरा ऑप्शन रखा ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश के तहत क्या ये सब इकट्ठा हुए। तो तीसरा ऑप्शन इसमें यह था कि कच्चे तेल का खेल इसके पीछे हो सकता है और चौथा वही कि कुछ कह नहीं सकते। यानी कि इन सभी रायों से अलग अगर किसी की राय है तो अब सवाल जब पूछे गए तो उसमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो इशारा करता है ये 38%,
यानी कि ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश इन सभी मुस्लिम लीडर्स की रही। यानी कि सऊदी अरब में ये जो 50 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं का जमावड़ा लगा है, ये 38% लोगों का इशारा है कि ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए है। और ये तो नेचर वाइज हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी के दबाव में आने वाले हैं नहीं। जबकि 36% लोगों को लगता है कि ये कच्चे तेल का कोई खेल हो सकता है, जबकि सिर्फ 17% लोग ऐसा मानते हैं कि इजराइल के खिलाफ एकजुट होने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इजराइल जो कि उधर गाजा में और इधर अब लेबनान में और फिर यमन में भी एक के बाद एक हमले किए, ईरान पर उसकी पूरी नजर है। तो ऐसा इजराइल के खिलाफ एकजुट होने के लिए हुआ क्या? ऐसा सिर्फ 17% लोग मानते हैं, जबकि 9% लोग कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि ऐसा कुछ है। यानी अलग अलग सोच यहाँ पर अलग अलग तरीके से इन सवालों पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अगर इसमें सभी के केंद्र में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं, उनकी जीत नजर आती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के साथ तौर पर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड JS सोढी मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अनुज माथुर सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इधर ट्रंप जीते, उधर मुस्लिम देशों की बेचैनी भी बढ़ गई। मुस्लिम नेताओं की 50 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं की इनफैक्ट मीटिंग भी हुई है। ये सब इंडिकेशंस क्या हैं? ये क्या सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो बनाने और दिखाने की कोशिश है, या फिर सच में कुछ मुस्लिम कंट्रीज जहां रातों की नींद उड़ गई है? मीटिंग हो रही है रियाद में, इसके दो तीन प्रमुख वजह है। आपका जो सर्वे है वो सर्वे भी बिल्कुल इस बात को साफ कहता है कि हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इसका ट्रंप के इलेक्शन जीतने से ताल्लुक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रंप के इलेक्शन जीतते ही पूरे अरब वर्ल्ड में, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई खलबली हो गई और कोई बुरी बातें इस तरह का कोई उनको अंदेशा हो गया। देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि ट्रंप का जीतना, उसके बाद जो ट्रंप ने जिस प्रकार से अपनी टीम चुनना शुरू करा है, माइक वॉल्ट्ज, चाइना का घोर उनका उनका विरोध करने वाला व्यक्ति, उसके बाद जो जो उन्होंने परमानेंट एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस उस लेडी का नॉमिनेशन किया है, वो ईरान की बहुत की दुश्मन और इजराइल की समर्थक, पूरे टाइम इजराइल के युद्ध में, गाजा और फलस्तीन और लेबनान के युद्ध में उनके साथ खड़ी थी वो। तो एक चीज होती है ट्रंप का चुनना जाना, उसके बाद ऐसी टीम बनने का इंडिकेशन, अंदेशा देना जो टीम आने वाले 4 वर्षों में अमेरिका की जो विदेश नीति है उसकी दिशा और दशा को निर्धारित करेगी। और जब आप देख रहे हैं कि ईरान के विरोधी, चाइना के विरोधी, भारत के समर्थक, तो ये तमाम चीजें जब उन्होंने देखी तब उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि आवश्यकता है कि अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर अभी से दबाव बनाना शुरू करें। अभी तो आप देखिए रचना, ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट अभी बने नहीं है। जब बनेंगे जनवरी में वो, अभी तो टेक्निकली अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडेन है। तो मेरा ये मानना है कि ये दबाव बनाने की रणनीति है। हाँ। देखिए, ईरान और सऊदी अरब बहुत कट्टर विरोधी एक दूसरे के रहे हैं। ये पहली बार पिछले साल मार्च में चीन ने प्रयास किया था कि तमाम लोगों को, उसमें उन्होंने फलस्तीन के लीडर भी बुलाए और ईरान वाला भी वहां गए और सऊदी अरब वाले भी वहां गए। तो उस समय ये उन्होंने पहली बार प्रयास किया था कि किसी ना किसी तरीके से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, आफ्टर ऑल रचना आप देखो, ये पूरी लड़ाई जहां भी जो हो रही है वो सुपर पावर राइवलरी है। हाँ। वो सुपर पावर राइवलरी आप देखेंगे कि ये इसमें कहीं ना कहीं चीन, रूस आपको नजर आएगा दूर से। अब आप लेकिन गौर करने वाली बात एक ये भी है कि उधर, हाँ, कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ईरान के प्रेसिडेंट वहां गए नहीं। हाँ। कोई वजह नहीं है ईरान के प्रेसिडेंट की वहां नहीं जाने की। उन्होंने अपना डिप्टी भेज दिया, मैं व्यस्त हूं। अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट तो है, तो ये जो अरब वर्ल्ड हम देख रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड, वो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इतने चिंक्स हैं। उस इस्लामिक वर्ल्ड का जो जो कारोबारी इंटरेस्ट है, जो उनके कारोबारी हित हैं, उनके कारोबारी हित अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, उनके कारोबारी हित नाटो की दूसरी कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, भारत के साथ, चीन के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, सब कुछ इवेंचुअली ये होने वाला है। देखो रचना, कि आप सिर्फ तेल और आतंकवाद से अपना आने वाले 1000-100 साल रह नहीं सकते। आपको एवेन्यू ढूंढने पड़ेंगे, और जब एवेन्यू ढूंढेंगे तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, आपके अपने कारोबारी हितों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। और आप जस्ट बिकॉज इजराइल
वहां पर वो हो रहा है, आप किसी के साथ पूरी तरह संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। दबाव की रणनीति है, लेकिन कहां तक सफल होने वाली है ये मैं नहीं कहना चाहता। बिल्कुल। आने वाला समय बताएगा, चाहे वो रामास्वामी हो, हाँ। चाहे वो वॉल्ट्स हो, चाहे वो, तो ये तमाम चीजें इंडिकेशन, इनिशियल इंडिकेटर्स हैं जो कि बताते हैं किस प्रकार का फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन आने वाले 4 वर्षों में रहने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप जब हार गए थे तो जो बड़ा बवाल और हंगामा हुआ था वो भी हम सब ने देखा, और विश्व स्तर पर इस तरह की बातें होने लगी कि भाई हार को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये किस तरह के जिद्दी स्वभाव के डोनाल्ड ट्रंप कहे जाते हैं, और फिर किस अंदाज में वो चुनाव प्रचार में उतरे, उन पर जानलेवा हमला भी हो गया, बावजूद इसके वो उस पर बैंडेज लगाकर फिर से चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उतर गए। कर्नल सोढी, जिस तरीके से शख्सियत अभी तक की डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ रही है, पहला सवाल मेरा ये, क्या अगर इस तरीके से उन पर प्रेशर डालने की कोशिश है, दबाव बनाने की कोशिश है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत किसी भी तरह से इस प्रेशर को लेती है क्या? दूसरा मेरा सवाल ये, जब गाजा पर हमला हुआ, जब लेबनान पे हमला हुआ, यमन पर हमला हुआ, ईरान पर हमला हुआ, तब मुस्लिम कंट्रीज और मुस्लिम नेताओं में इतनी बेचैनी शायद नहीं दिखी जितनी अब दिख रही है। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जब से इजराइल हमस की लड़ाई पिछले साल 7 अक्टूबर से शुरू हुई है, तब से ये अरब देशों का ये चौथा शिखर सम्मेलन है जो कि गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए किया गया है। मैं जनरल माथुर साहब के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये जो शिखर सम्मेलन रियाद में हो रहा है, इसका डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो अरब देश हैं वो आज की तारीख में काफी आर्थिक और सैनिक तरीके से मजबूत है, क्योंकि इन्हें चीन और रूस का अटूट समर्थन है। बल्कि आज अगर कोई देश दिक्कत में है तो वो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो रखी है। बल्कि पिछले 15 साल में जो अमेरिकी बैंक है उनकी दशा 8 टाइम्स कमजोर हो चुकी है। इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप को भारी बहुमत मिला वो इसलिए मिला क्योंकि उनका जो मुख्य कैंपेन था वो था मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। और उन्होंने बार बार कहा कि मैं अमेरिका को कोई युद्ध में नहीं लेके जाऊंगा, मैं सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे कंसंट्रेट करूंगा। तो ये अरब देश भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के बाद कोई लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो फोकस होगा वो होगा सिर्फ अपने देश के ऊपर। दूसरी बात रचना जी, इजराइल की हालत बहुत खराब होती जा रही है। पिछले हफ्ते उन्होंने लेबनान से अपनी 3 ब्रिगेड्स को वापस निकाला, क्योंकि हिजबुल्लाह उनको काफी मार दे रहा है। बल्कि इजराइल की सेना में काफी टेंशन शुरू हो चुकी है जब से नेतन्याहू ने योव गैलेंट रक्षा मंत्री जो थे उनको डिसमिस किया। आज की तारीख में अगर हम इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह की अगर लड़ाई देखें तो जो हमास है, हिजबुल्लाह है, उनका पलड़ा काफी भारी है। और अमेरिका के बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जितना ये लंबा युद्ध चलेगा इजराइल तो दिक्कत में आएगा ही आएगा, अमेरिका भी आएगा अगर अमेरिका इजराइल को पैसे देता रहा तो। जिस तरीके से आपने बताया कि परेशानियां अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में अभी सामने आती हुई नजर आ रही हैं और इसीलिए बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और पॉइंट है जिस पर हमें बात करनी चाहिए और जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है ट्रंप के जीतने के बाद में, विवेक रामास्वामी, ये नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। विवेक रामास्वामी को डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या इससे भारत यूएस संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे? ये सवाल भी इन दिनों खूब रह रहकर सामने आ रहा है, तो बस इसका भी जवाब जानने की हमने कोशिश की। 3 ऑप्शन दिए, हाँ, ना या फिर कह नहीं सकते। इसमें 79% यानी कि 79% लोग कह रहे हैं हाँ, इससे भारत और यूएस के संबंध और ज्यादा मजबूत प्रगाढ़ होंगे, जबकि 17% लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं लगता। और केवल 4% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं इस मामले में हम कुछ कह नहीं सकते। विवेक रामास्वामी का जिक्र अभी माथुर सर आपने भी किया। विवेक रामास्वामी पर डोनाल्ड ट्रंप का इतना भरोसा और फिर ये जिम्मेदारी देने की सोच, इसके पीछे ट्रंप की सोच क्या रही होगी? क्या मोदी से उनकी क्लोजनेस या दोस्ती जहन में रही होगी या फिर कोई और बात? देखिए रचना, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के जरूर हैं, लेकिन वो एक अमेरिकी नागरिक हैं, एक अमेरिकन हैं। ये बात बिल्कुल साफ हमें समझनी पड़ेगी इससे पहले कि हम आगे जाके बातचीत करें। लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस मूल के हैं वो उसके ऊपर आपका कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड वो रहता है। जहां तक सवाल भारत और अमेरिका के रिलेशंस और बेहतर होने के हैं, बहुत बेहतर रिलेशंस हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो लीडर होता है
उनकी जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत बड़ा एक मेरा मानना है रोल प्ले करती है। और मेरे हिसाब से ट्रंप की और मोदी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत पुरानी है। अब विवेक रामास्वामी और विवेक रामास्वामी से ज्यादा मार्क वॉल्ट्स जो इंडिया कॉकस है, उस इंडिया कॉकस के को चेयरपर्सन है। मार्क वॉल्ट्स नॉन एंटी चाइना यानी कि ऑटोमेटिकली प्रो इंडिया हैं। आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अंदेशा जो 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 डायरेक्शंस देने शुरू किए हैं। आज की परिस्थिति यह है रचना कि भारत को अमेरिका की जरूरत जितनी है उससे कहीं ज्यादा जरूरत अंतरराष्ट्रीय पटल पर अमेरिका को भारत की है। ये बात हमको माननी पड़ेगी। भारत की अमेरिका की चीन के साथ राइवलरी है और चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए उनको भारतवर्ष की बहुत आवश्यकता है, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो, क्वाड के मार्फत उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, और या फिर लैंड बॉर्डर्स में हो। तो ये हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए हमको जो जो ट्रंप की टीम उभर के आ रही है उसमें ये नजर आ रहा है कि वहां कहीं ना कहीं एंटी चाइना और प्रो इंडिया कंटेंट ऑलरेडी नजर आना शुरू हो गया है। इसके अलावा एंटी ईरान कंटेंट भी हमको नजर आना शुरू हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका काफी से ज्यादा हमें आइडिया अभी होना शुरू हो गया है। दूसरी बात मैं ये बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा, किस प्रकार से वो इकोनॉमिकली अमेरिका को रिवाइव कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो विवेक रामास्वामी हो या कोई और हो, ऐसे लोगों की टीम बनाई है, यंग टीम बनाई है, जो कि बना रहे हैं, बनाई है ही नहीं कहूंगा, बना रहे हैं, जो कि आने वाले काफी समय तक इसकी दशा निर्धारित करेंगे। और ये लोग एक स्पेशल तरीके से काम करेंगे जो कि अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सोल सुपर पावर थी, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, अभी भी है, लेकिन वो इकोनॉमी धीरे धीरे बिखर रही है। उसको बिखरने से रोकने के लिए ये लोग जो हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड में। भारत के साथ रिलेशंस श्योरली इंप्रूव होंगे, लेकिन उसकी वजह विवेक रामास्वामी शुरुआत में ही आपने बता दिया कि जितना जी। भारत को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को उससे ज्यादा कहीं भारत की जरूरत है। उसके अलग अलग रीजन है और वैलिड ये रीजन है जो आपने गिनवा दिए। इन सभी के साथ रूस यूक्रेन युद्ध, जिस पर विश्व भर की निगाहें और राष्ट्रपति चुनावों का जैसे जैसे जिक्र चल रहा था अमेरिका में, उस दौरान माना यह जा रहा था कि ट्रंप जीते हैं तो फिर ये युद्ध रुकवा देंगे। अब ट्रंप का यूक्रेन रूस युद्ध रुकवाने का फॉर्मूला आखिर है क्या, ये भी एक अहम सवाल है। रूस ने जो कब्जा किया वो उसे दे दिया जाए, ये एक फॉर्मूला हो सकता है। 14% लोग इसको लेकर अपनी राय रख रहे हैं। साथ ही साथ 26% लोग मान रहे हैं कि नेटो में शामिल होने की जिद यूक्रेन को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इतनी तबाही ऑलरेडी हो चुकी है। 52% लोग कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में एलओसी बननी चाहिए ताकि ये जो सीमा विवाद है पूरी तरह से खत्म हो जाए। 8% लोग कह रहे हैं कि भाई इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, यानी कि जो ज्यादा परसेंटेज है वो 52% लोग दोनों देशों के बीच में एलओसी बनाने की एक सलाह दे रहे हैं। कर्नल सोढी सर, क्या ऐसी कोई बातचीत मीडिएशन के साथ हो सकती है क्या रूस यूक्रेन के बीच में? रचना जी, बिल्कुल। जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी चुनावी रैलियां कर रहे थे, उन्होंने कई बारी ट्रंप पीस प्लान के बारे में बात की, जिसमें जैसे आपने सही बताया कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जो भी 18% यूक्रेन की जमीन रूस के कब्जे में है वो रूस के पास ही रहेगी। वो गारंटी देंगे कि यूक्रेन अगले 20 साल के लिए नाटो के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, और वो यूक्रेन को सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी देंगे। और जब से वो चुने गए हैं, 3 बारी डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बात भी हुई है। क्या बात हुई है उसका खुलासा तो मीडिया में नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप और पुतिन की अच्छी दोस्ती रही है पहले कार्यकाल में, तो अभी भी ये दोस्ती आगे बहुत अच्छी होगी। और शपथ लेते ही जो पहला काम ट्रंप करेंगे वो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाएंगे, क्योंकि उसका एक आर्थिक कारण भी है। जब से ये रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है 2 साल पहले, तब से अमेरिका 114 बिलियन अमेरिकी डॉलर यूक्रेन को दे चुका है। और इसी साल एक चुनावी रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था दुनिया का सबसे बड़ा कोई सेल्समैन है तो वो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, जब भी अमेरिका आते हैं $100 मिलियन हमसे ले जाते हैं। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप को ही नहीं बल्कि हर अमेरिकी सिटीजन को चुभ रही है कि हमारा इतना मेहनत का पैसा बर्बाद किया जा रहा है युद्धों पे,
तो जो पहला काम डोनाल्ड ट्रंप करेंगे शपथ लेने के बाद, उस रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाएंगे। माथुर सर, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए रचना, फॉर्मूला क्या होगा वो देखने की आवश्यकता है। देखिए जब रशिया ने यूक्रेन का 18% इलाका कब्जा किया हुआ है, तो आज परिस्थिति ये है कि यूक्रेन भी कुर्स्क के इलाके में काफी गहराई तक रशिया में घुसा हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं, देखिए जो मिलिट्री होती है वो फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्म होती है। और ये मिलिट्री जो युद्ध होते हैं, वो युद्ध क्या करते हैं, युद्धों का उद्देश्य ये होता है कि वो इवेंचुअली जाकर के जो बातचीत के लिए आप परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए ग्राउंड तैयार करते हैं। तो ये जो मेरे को लग रहा है कि जिस प्रकार का आज की तारीख में ग्राउंड सिचुएशन वहां पर है, एक मिन्स्क प्रोटोकॉल 2014 में हुआ था, जो कि यूक्रेन के ऊपर वर्चुअली थोपा गया था रशिया के हिसाब से। लगभग उस कार का कोई सॉल्यूशन मुझे लगता है कि किसकी संभावना हो सकती है। वो यूं कह सकते हैं कि आप कुर्स्क छोड़ दें, हम डॉनबास को वही पुराना 2014 वाला स्टेटस दे देंगे और क्रिमिया हमारे पास रहेगा। तो ये एक संभावना है, लेकिन इन तमाम संभावनाओं पर विचार करना होगा। और अगर यही सॉल्यूशन निकालना था तो जरूरी नहीं था कि आप 3-4 लाख लोग मरवा दें और देश को तबाह करवा दें, क्योंकि ये सॉल्यूशन शायद पहले एकदम भी ठीक निकाला जा आपने सकता कहा। था। जो लाखों लोग मारे गए वो उनकी वापसी नहीं हो सकती, और जो भारी तबाही हुई है यूक्रेन में, इनफैक्ट इधर रूस में भी, उसे कवर करने में या फिर से बसाने में दशकों लग जाएंगे। हम जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें बड़ी डराने वाली। फिर ऐसे में तो जिद बचती ही नहीं, या फिर उस जिद का कोई अस्तित्व ही नहीं कि नेटो में शामिल होना है। जब कुछ बचा ही नहीं, सब तबाह हो गया, तो फिर काहे की जिद? ऐसा भी लोगों की राय है और कहना है। लेकिन देखना होगा ट्रंप क्या भूमिका निभाते हैं और कौन से ऐसे पहलू रहेंगे जिन पर दोनों देशों की सहमति, दोनों राष्ट्र प्रमुखों के जरिए वो करवा पाएं। ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा।